हाँ जी बेटा, सारथी सीरीज लेक्चर 8 चैप्टर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 12th क्लास फिजिक्स सीबीएसई बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर करते हैं सारथी सीरीज में। बहुत ही हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। तो आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर करने जा रहे हैं। तो ये चैप्टर बेसिकली याद करने का ही है ज़्यादा। तो अगर आप चीज़ों को ध्यान से याद करोगे तो इस चैप्टर में से कम 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और इजी आता है, ज़्यादा टफ नहीं आता। तो देखते हैं, आपको पता चल जाएगा कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ज़्यादा बातें नहीं बताने के लिए, जो होगा क्वेश्चंस में ही बताते रहेंगे। कहते हैं विच वन ऑफ द फ्लोइंग हैज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। देखो, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं, गामा, फिर एक्सरे, फिर यूवी, देन फिर विजिबल, देन आपकी इंफ्रारेड, देन आपकी माइक्रोवेव, और फिर आपकी आती है बेटा रेडियो वेव। कुछ बातें हैं वो बता देता हूं, ये आती हैं। सबसे जरूरी बात है, सबसे ऊपर फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। एनर्जी लगा लो, फ्रीक्वेंसी लगा लो, सबसे ज़्यादा। तो अगर आप टॉप टू बॉटम मूव करोगे ना, आप अगर टॉप टू बॉटम मूव करोगे, टॉप टू बॉटम की बात करूं, ऊपर से नीचे, जो फ्रीक्वेंसी होती है वो आपकी घटती है। यहां फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा, फिर घटती है। अगर फ्रीक्वेंसी घटेगी तो एनर्जी ये होती है, फ्रीक्वेंसी घटेगी तो एनर्जी भी क्या होती है, घटती है। सबसे ज्यादा एनर्जी इसके पास गामा, देन फिर धीरे धीरे एनर्जी कम हो रही है, सबसे कम रेडियो वेव के पास। और जो आपकी लैम्बडा होती है सी बाय फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी घट रही है तो कॉमन सेंस से लैम्बडा क्या होगा, बढ़ेगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये बातें आपने याद रखनी है। तो यहां से क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग हैज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, तो ये ऑर्डर है, ऊपर सबसे ज्यादा है, फिर कम हो रही है धीरे धीरे। इनमें से सबसे ज्यादा किसकी होगी, गामा है, तो गामा की सबसे ज्यादा होगी। तो आंसर आ जाएगा गामा रे। बेटा ये याद रख लेना, सिंपल सी बात है। द फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेटिंग अलोंग जेड एक्सिस। फेज डिफरेंस कितना होता है, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसे लिखते हैं, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है साइन, ठीक है ना, ओमेगा टी माइनस के एक्स लिख सकते हो। और जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो लिख सकते हो बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स लिख सकते हैं। अगर ये वाई मान लोगे तो ये जेड होगा। मैं जस्ट अपना सिंपल बता रहा हूं, जो उन्होंने लिखा है उसके लिए नहीं। किसी भी डायरेक्शन में जाए वेव, ये होता है एंगल, ठीक है ना। हमने चैप्टर 7 में भी किया है कि इसको एंगल नहीं फेज ज्यादा बोल देते हैं कई बार, फेज। तो फेज में डिफरेंस कितना है, 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लिखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लिखते हैं। तो मैं कुछ बता भी देता हूं फिर भी। ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो होता है वाई, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस में जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड किस में जा रहा है, जेड एक्सिस में, और वेव किधर जा रही है, एक्स एक्सिस में। तो हम इस क्वेश्चन में बेसिकली वो पूछ रहे हैं फेज डिफरेंस कितना होगा, वो हमेशा 0 होगा। फेज डिफरेंस दोनों में हमेशा 0 होगा। ये क्वेश्चन डन है, आसान क्वेश्चन पूछता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद वेवलेंथ 10 नैनोमीटर आर कॉल्ड। 10 नैनोमीटर वेवलेंथ किसकी होगी, अभी आपको टेबल याद होनी चाहिए। तो एक टेबल करवाते हैं आपको, गामा रे, एक्सरे, यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव। तो जो वेवलेंथ की बात करते हैं ना बेटा, तो सबसे पहले विजिबल को पकड़ो। इसकी होती है 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर वेवलेंथ होती है, ठीक। देन इसकी होती है 700 नैनोमीटर टू 1 नैनोमीटर। देन ये होती है 1 नैनोमीटर टू 0.1 मीटर, ठीक है ना।
700 नैनोमीटर। ओहो एक मिनट बेटा, ओके ये 1 मिलीमीटर आएगा, ठीक है ना, ये भी 1 मिलीमीटर आ जाएगा और ये आ जाएगा 0.1 मीटर। 1 मिलीमीटर से 0.1 मीटर चला जाएगा और ये जो आती है ग्रेटर देन 0.1 मीटर। और यहां पर आ जाते हैं, ठीक है, तो ये ठीक है, इसके ऊपर बेटा देखो ये 400 स्टार्ट हुई है, यानी कि ये 400 पर खत्म हुई होगी नैनोमीटर पर। तो स्टार्ट कहां से होगी? 1 नैनोमीटर से। देन ये वाली 1 नैनोमीटर पर खत्म हुई होगी। स्टार्ट कहां से हुई होगी? 0 की पावर -3, 10 की पावर -3 नैनोमीटर 2। और इससे जो छोटी आएंगी 10 की पावर -3 नैनोमीटर से, वो यहां कवर हो जाएंगे। ये एक रेंज होती है। उसने कहा हुआ है 10 नैनोमीटर कहां आ रही है? 10 नैनोमीटर देखो, 10 नैनो, ये 1 नैनोमीटर से कहां जा रहे हैं? 400 नैनोमीटर। तो 10 नैनोमीटर इसी के बीच में कहीं आएगा, अल्ट्रावायलेट में। तो अल्ट्रावायलेट इसका आंसर आ जाएगा। ये टेबल आपको याद होनी चाहिए, कल को फ्रीक्वेंसी पूछेगा, मालूम आगे क्वेश्चन आएंगे, फ्रीक्वेंसी पूछेगा एग्जाम में। अगर फ्रीक्वेंसी पूछ ली तो टेबल याद होनी चाहिए, टेबल इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। नेक्स्ट कहता है इन 4 रीजन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दिया हुआ है। रीजन 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड है EX E0 साइन KZ माइनस ओमेगा टी। रीजन 2 में इलेक्ट्रिक फील्ड EX इक्वल टू E0। रीजन 3 में EX इक्वल टू E0 साइन KZ। रीजन 4 में इलेक्ट्रिक फील्ड EX इक्वल टू E0 कोस KZ। कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट किस रीजन में एग्जिस्ट करेगा। और डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला आपको याद होगा। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है एक्चुअली? ID इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट d फाई E बाई dt। यानी कि डिस्प्लेसमेंट करंट कहीं ना कहीं आपको फ्लक्स का चेंज है। ये फ्लक्स कौन सा है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का अगर फॉर्मूला आपको ना पता हो, वैसे तो पता होना चाहिए, पता होगा, वो आता है E एंड डॉट A। कहते हैं डिस्प्लेसमेंट किस रीजन में एग्जिस्ट करेगा। तो मुझे इसका डेरिवेटिव बनाना है। पहले रीजन में, दूसरे रीजन में पकड़ो। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट का डेरिवेटिव करेंगे तो 0 आएगा, डिस्प्लेसमेंट करंट 0 आ गया। इस रीजन में भी कांस्टेंट है क्योंकि T नहीं है तो 0 आएगा, ये भी 0 आएगा। एक में T दिख रहा है, इसका डेरिवेटिव करने पर कुछ ना कुछ आंसर आपको जरूर मिलेगा। तो इसका करोगे डेरिवेटिव तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा। तो मतलब इस रीजन में डिस्प्लेसमेंट करंट 0 नहीं होगा। तो रीजन आपका फर्स्ट आ गया जिसमें डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि इसी का डेरिवेटिव करने पर नॉन 0 आएगा। इसमें T नहीं है, कांस्टेंट 0, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट 0। कोई बच्चा का सर जी Z चेंज हो रहा है। बेटा देखो, टाइम के रिस्पेक्ट में देखना है। आप अगर इसका डेरिवेटिव करोगे ना y इक्वल टू 3x का, कैसे? dy बाई dt, तो आंसर 0 लिखोगे। अगर x नॉट डिपेंड ऑन t, अगर x t पर डिपेंड ही नहीं कर रहा तो 0 लिखोगे ना, ठीक है। तो ठीक है, ये आ गया जी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद प्यूरी, कौन सी वाटर को प्यूरिफाई करती है। देखो आपको याद होगा, अब जैसे सर्दियां खत्म होगी ना बेटा, तो हमारी मम्मियां क्या करेंगी, जितने भी बिस्तर हैं हमारे, जो भी रजाइयां हैं, कंबल हैं, जो भी सामान है घर का छोटा मोटा, सबको धूप लगवाती हैं, ठीक है ना। वो धूप में रखती हैं, अच्छे से धूप लगवाती हैं, ताकि जो उसमें बैक्टीरिया बने होती है ना, जो भी जम्स बने होते हैं, जो भी बना होता है, जो, ठीक है ना, तो वो खत्म हो जाता है धूप में। तो यानी कि वो प्यूरिफाई कर देता है, वाटर को भी करता है, और जो जम्स बने होते हैं, बैक्टीरिया बने होते हैं, उनको भी किल कर देता है। तो इस केस में वाटर को प्यूरिफाई करना है तो अल्ट्रावायलेट रेज ही यूज होंगी। धूप में हल्की फुल्की तो आती है ना, सनलाइट, ठीक है। तो अल्ट्रावायलेट, एक वाटर प्यूरिफायर लैंप भी आते हैं बेटा, यूवी लैंप होते हैं, यूवी वाटर प्यूरिफायर, उसमें एक लैंप लगा होता है, यूवी लैंप, वो वाटर को प्यूरिफाई करता है, ठीक है जी। नेक्स्ट कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट कैसे दिया जा सकता है। इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर द करंट
प्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज, तो डिस्प्लेसमेंट करंट का यही फॉर्मूला है सी, आज ही लिखवाया अभी, तो ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट है ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, बी मैग्नेटिक फील्ड है। द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन, द डायरेक्शन ऑफ वेव डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव अलोंग, वेव की डायरेक्शन किसके अलोंग जाएगी, जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है ना, ठीक है ना, उसकी डायरेक्शन जाती है ई कैप क्रॉस बी कैप, ठीक है ना, ये डायरेक्शन होती है ई कैप क्रॉस बी कैप। तो वो किसके अलोंग है, तो ई क्रॉस बी की भी डायरेक्शन क्या आएगी, अगर आप इसकी डायरेक्शन निकालोगे ना ई क्रॉस बी की, ठीक है ना, तो ई क्रॉस बी की जो भी डायरेक्शन निकलेगी, ठीक है ना, इसको इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, ठीक है ना, तो इसका मैग्नीट्यूड जो भी आएगा ई क्रॉस बी का, या वैसे याद कर लो, इसका आंसर सीधा यही आ गया बेटा, ई क्रॉस बी, ऐसे डायरेक्शन दी जाती है। ओके, ई क्रॉस बी, ज्यादा इसमें जाने की जरूरत ही नहीं है। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन यूज टू किल जर्म्स इन वाटर प्यूरिफाई, वाटर प्यूरिफाई कौन सी, बेटा अभी किया है, वाटर प्यूरिफायर में कौन सी यूज होती है, अल्ट्रावायलेट यूज होती है, गई। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज्ड इन रडार सिस्टम, रडार सिस्टम में कौन सी यूज होती है बेटा, माइक्रोवेव यूज होती है। जो रडार सिस्टम होता है ना उसमें माइक्रोवेव यूज होती है। क्यों रीजन क्या होता है, कई बार रीजन भी पूछ लेता है, जो माइक्रोवेव होती है ना बेटा, वो क्या होता है, वो ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, और जो उसकी वेवलेंथ होती है ना, हैव स्मॉल वेवलेंथ हैव स्मॉल वेवलेंथ, उसकी वेवलेंथ कम होती है किसके कंपैरिजन में, रेडियो वेव की कंपैरिजन में, इसलिए उसको यूज कर सकते हैं। कोई बोलेगा सर जी सबसे वेवलेंथ कम तो गामा की होती है, उसको बेटा गामा बहुत खतरनाक होती है, ठीक है ना, इतनी ज्यादा एनर्जी होती है, गामा का यूज होता है ना वो कैंसर सेल को खत्म करने के लिए किया जाता है, ऐसी थोड़ी हवा में गामा रेज भेज दिया करेंगे रडार सिस्टम में, खतरनाक भी तो होती है ना, वो भी तो देखना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ थोलोमिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज लीस्ट वेवलेंथ, सबसे कम वेवलेंथ किसकी होगी, ऊपर से नीचे आते आते वेवलेंथ बढ़ती है, आज बताया है, बढ़ती है मतलब ऊपर वाली सबसे कम होगी, ऊपर कौन है, गामा, सबसे ऊपर गामा ही थी, इसकी कम होगी सबसे। नेक्स्ट है कंसिडर एन इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। कहते हैं एक तो क्या बनता है, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड बनता है चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, मतलब अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज कर रहे हो, जो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या बनाता है, वो इंड्यूस करता है इंड्यूस्ड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। और क्या कहते हैं, ये एक्चुअली मैक्सवेल ने बताया था बेटा, और कहते हैं जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड वो क्या बनाता है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। आगे क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच वन इज मोर इजिली ऑब्जॉर्व्ड, जस्टिफाई योर आंसर। कहते हैं कौन सा आप आसानी से ऑब्जॉर्व कर सकते। देखो रियल लाइफ में आपने मैग्नेट भी देखी है, और रियल लाइफ में मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करना आसान है, ठीक है ना। मैग्नेट तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी बना सकते हैं, करंट कम ज़्यादा करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम ज़्यादा होगा, तो वो आसान है, इसलिए हम रियल लाइफ में मैग्नेटिक फील्ड को चेंज इजीली करवा सकते हैं, जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड बन सकता है जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। बट इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करवाना बहुत मुश्किल है, वो रियल लाइफ में इतना इजी नहीं है। तो क्या लिख सकते हैं, हम हमारे लिए क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज easily observed
because in real life we can change magnetic field with time. We can change magnetic field with time by changing the current in सर्किट। वो इजीली आसान से काम है ना, आसानी से हो जाता है। ठीक है, ये लिख देना बस, इतने बड़े क्वेश्चन नहीं आते। कहते हैं हाउ इंफ्रारेड वेव प्रोड्यूस। बेटा एक टेबल बनी होती है एनसीईआरटी में, आप उस टेबल को ध्यान से पढ़ना, उसमें लिखा हुआ है कौन सी वेव कैसे बनाई जा सकती हैं। ठीक है ना, वो कई बार पूछ लेता है वाई आर दीज वेव रेफर्ड टू एज हीट वेव, गिव एनी टू यूज ऑफ इंफ्रारेड वेव। इंफ्रारेड वेव प्रोड्यूस कैसे हुई है, तो पहले पार्ट का आंसर लिखेंगे बाय बॉडीज एट हाई टेम्परेचर। कोई बॉडी है बहुत ही, आपने उसको हाई टेम्परेचर पर रखा हुआ है, बहुत गर्म कर रखा है, उससे वेव जो निकलेंगी वो कौन सी होंगी, इंफ्रारेड। इंफ्रारेड वेव को ही हीट वेव कहा जाता है। ठीक है ना, बाय बॉडी एट हाई टेम्परेचर। और क्या किस तरीके से इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, और बाय वाइब्रेशन ऑफ एटम्स और मोलिक्यूल्स। अगर एटम और मोलिक्यूल्स वाइब्रेट कर रहे हैं ना ऐसे करके, तो भी उनसे कौन सी वेव प्रोड्यूस होगी, इंफ्रारेड वेव। कहते हैं इसको हीट वेव क्यों कहते हैं, जो दूसरा पार्ट है उसका आंसर क्या दे रहे हैं हम। ठीक है ना, बिकॉज इट कैन absorbed by CO2, H2O और ठीक है, चलो इतने लिख लो, बाय CO2 और H2O एंड increase the temperature of CO2 H2O। देखो जो हमारे एटमॉस्फेयर में गैसेस होती है ना, जैसे आपकी CO2 होगी, वाटर वेपर भी होते हैं आपके, H2O भी होते हैं, NH3 भी होती है ना, तो वो इस वेव को इजीली ऑब्जॉर्व कर लेते हैं खाने के बाद उनका क्या हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, जिससे जो अर्थ का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। तो ठीक इसलिए इसको हीट वेव बोलते हैं। गिव एनी टू यूजेस ऑफ इंफ्रारेड वेव। कोई दो यूज बताने हैं आपने इंफ्रारेड वेव के, तो वो क्या हो सकते हैं। सबसे पहला यूज आप लिख सकते हो इन द, या क्या लो, टू ट्रीट दी मस्कुलर स्ट्रेन्स। आपने शायद कभी देखा होगा, पुराने बुजुर्ग क्या करते थे बेटा, कई बार ना मान लो कहीं चोट चूट लगी है अंदर हल्की फुल्की, ठीक है ना, मांस मूस पाटा हुआ है किसी का, तो एक कोई ईंट लेते थे, मान लो खाना पका रहे हैं तो चूल्हे में ईंट डाल दी, अब आग तो लगी होती है उसमें, वो गर्म हो जाता था, उसको किसी सूती के कपड़े में लिया, सूती का कपड़ा लिया उसके अंदर डाला, उससे थोड़ी सी टकोर कर लेते थे, ठीक है ना, तो उससे वो ठीक हो जाता था। उसी चीज में बेटा इसको करते हैं, ठीक है, उसी चीज में इसको करते हैं। तो टू ट्रीट द मस्कुलर स्ट्रेन। दूसरा किस में यूज करते हैं, दूसरा यूज इन दी नाइट विजन डिवाइस। जो नाइट विजन डिवाइस होते हैं ना बेटा, उसमें इसको यूज करते हैं, नाइट विजन डिवाइस में इसको यूज करते हैं। रात को भी अगर देखना है ना कहीं पर, तो वहां पर हम यूज कर सकते हैं, नाइट विजन डिवाइस में इस वेव को यूज कर सकते हैं, ठीक है। और भी कई यूज हो सकते हैं इसके, ठीक है, जैसे सैटेलाइट में यूज करते हैं ऊपर, टू ऑब्जर्व द
ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स, फसलों की देखभाल ऊपर से करनी है, फ्लड आई है कि नहीं आई, कहाँ पर वो कहते हैं ना खराबा देना है कि नहीं देना, फसल खराब हुई है, तो वो चीज़ें बेटा ऑब्जर्व करते रहते हैं। कहते हैं एक्सरे कैसे प्रोड्यूस होती है, गिव एनी टू यूज। सो एक्सरे को प्रोड्यूस करते हैं हम, आप इसका फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकंड को दो यूज बताने हैं इसके, तो दो यूज में जो फर्स्ट यूज बताओगे, एक्सरे का यूज होता है, ठीक है ना, एज डायग्नोस्टिक टूल इन मेडिसिन। डायग्नोस्टिक टूल एक मशीन, जैसे एक्सरे रेडिएशन भी है और एक्सरे एक मशीन भी है, तो एक्सरे को मशीन की तरह भी यूज कर सकते हैं। और दूसरा आप कह सकते हो एक्सरे का यूज होता है स्किन कैंसर के ट्रीटमेंट में, ठीक है ना, स्किन कैंसर का ट्रीटमेंट करना है तो वहां पर एक्सरे यूज होती है। और अगर कहीं अंदर बॉडी के किसी अंदर पार्ट में कोई कैंसर सेल हैं तो उसको खत्म करने के लिए क्या यूज करते हो आप, गामा रे यूज करते हो, ठीक है जी। ये हो गया, दो यूज आपने बता दिए टू ट्रीट द स्किन कैंसर। नेक्स्ट क्या है, राइट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की दो कैरेक्टरिस्टिक बताओ, ठीक है ना। वाई माइक्रोवेव यूज इन रडार सिस्टम, अभी बताया है, बिकॉज दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन एंड हैव स्मॉल वेवलेंथ। कैरेक्टरिस्टिक बतानी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव EMW, मैंने शॉर्ट नाम लिख दिया, आप पूरा लिखना एग्जाम में। EMW कैन ट्रेवल इन फ्री स्पेस या वैक्यूम, जहां कोई मीडियम नहीं है वहां पर भी ट्रैवल कर सकती हैं, ये आ गई, ठीक है ना। सेकंड इनकी प्रॉपर्टी है, क्या है, ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल विद द सेम स्पीड इन एयर। एयर में सबकी स्पीड क्या होती है, सेम होती है, जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है सबकी स्पीड एयर में सेम होती है। और भी बहुत सारी होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती कैसे हैं, बाय ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल, उससे बनती हैं। और भी होती हैं इसकी प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, जैसे दे कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम, इनके पास एनर्जी भी होती है, मोमेंटम भी होती है, बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है बेटा। उसने दो कहा है, हमने तीन चार आपको बता दी। नेक्स्ट क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हुज वेवलेंथ रेंज फ्रॉम अबाउट, ये वेवलेंथ रेंज है बेटा, एक ये है राइट 1 यू। तो पहले में जो वेवलेंथ रेंज दी हुई है ना 10 की पावर -12 लिखा हुआ है बेटा, मीटर टू, यहां ना 10 की पावर -9 ही कर लो, ठीक है ना। चलो देखते हैं एक बार लिखकर, इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करो, एक्चुअली नैनोमीटर में तब पता लगेगा। तो नैनोमीटर में 10 की पावर -3 नैनोमीटर टू, यहां पर ना एक्चुअली अगर 9 लिख लोगे तो बढ़िया रहेगा, तो यानी कि 1 नैनोमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो 3 की पावर -10 की पावर -3 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर कौन सी वेव आती है बेटा, कौन सी वेव आती है, हमने लिखी थी यहां पर, ठीक है ना। कौन सी वेव आती है, यहां लिखी थी बेटा, ये लिखी थी, ये वाली -3 से 1 नैनोमीटर एक्सरे आती हैं। ओके, तो ये हमारे एक्सरे आ जाएगी, ठीक, यानी कि ये जो आपकी वेव है ये एक्सरे आ जाएंगी। तो ये कौन सी है, ये एक्सरे आ गई। 10 की पावर -3 मीटर टू, बी पार्ट क्या है, 10 की पावर -3 मीटर टू 10 की पावर -1 मीटर, यानी कि 0.1 मीटर। इसमें बेटा आपको पता होगा कौन सी वेव आती है, माइक्रोवेव। कौन सी वेव आती है, माइक्रोवेव। वो टेबल याद रखोगे तो पता हो जाएगा। कहेगा 1 यूज लिखो बेटा, एक्सरे का यूज अभी लिखवाया है, एज डायग्नोस्टिक टूल इन मेडिसिन,
या कैंसर सेल के ट्रीटमेंट में। और माइक्रोवेव का यूज आप कर सकते हो, माइक्रोवेव का यूज आप करोगे रडार सिस्टम में कर सकते हो, ओके, और माइक्रोवेव ओवन में भी कर सकते हो, ठीक है, ये आ जाएगा। ऑन व्हाट फैक्टर डज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन मीडियम डिपेंड्स। मीडियम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड किन चीजों पर डिपेंड करती है, हमने वो देखना है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, मीडियम में मान लो v लिखा, c डिवाइड बाय, ठीक है, ये एयर आ जाएगी, अंडर रूट म्यू आर और एप्सिलॉन आर, ये आ जाता है बेटा मीडियम में। मीडियम की बात करते हैं तो जो मीडियम में स्पीड किस पर डिपेंड कर रही है बेटा, दो फैक्टर पर कर रही है। एक तो कर रही है रिलेटिव परमिएबिलिटी, एक रिलेटिव परमिटिविटी, दो फैक्टर पर डिपेंड करती है। तो पहला फैक्टर लिख सकते हो रिलेटिव परमिएबिलिटी, और दूसरी है आपकी रिलेटिव परमिटिविटी, दो चीजों पर डिपेंड करती है। कोई बच्चा ना किसी को याद भी होगा, इसको सी एयर बाय एन भी लिख सकते हैं, मतलब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी इसको बोलते हैं, अंडर रूट म्यू आर ई आर को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं। हाउ इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस कैसे होती है, ये तो ए था। बी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस कैसे होती है, जब कुछ चार्ज पार्टिकल ओसिलेट करता है ना या एक्सेलरेट करता है, जिसकी स्पीड कम ज्यादा होती है, तो उससे क्या निकल कर जाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो कैसे लिख सकते हो, बाय एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, एक्सेलरेटेड लिख लो या ओसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल, ओसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल, क्योंकि जो चार्ज पार्टिकल ओसिलेट कर रहा है ना ऐसे, मतलब उसकी स्पीड कम ज्यादा हो रही है, वेलोसिटी कम ज्यादा हो रही है, तो वो भी एक्सेलरेटेड ही है, उससे भी वेव बनेगी। स्केच आ स्कीमेटिक डायग्राम डिपिक्टिंग द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेटिंग अलोंग जेड एक्सिस। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस में जा रही है, जेड एक्सिस में। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, बहुत काम आएगी बेटा आपकी। कई बार दो चीजें दे देता है और तीसरे की डायरेक्शन पूछ लेता है, कैसे मिलेगी डायरेक्शन, आपने याद रखना है ई बी सी, जो भी दो दे रखे हैं वो पकड़ो। मान लो ई और बी दे रखा है, ई और बी का क्रॉस प्रोडक्ट करो, किसकी डायरेक्शन मिलेगी, सी, यानी कि स्पीड की, वेलोसिटी की। अगर आपको बी और सी दे रखा है तो इसका करने पर किसकी मिलेगी, बी और सी का करने पर ई की डायरेक्शन मिल जाएगी। सी और ई का क्रॉस प्रोडक्ट करने पर किसकी डायरेक्शन मिलेगी, सी और ई का करने पर बी की मिल जाएगी। आपको वो कह रहा है कि जेड डायरेक्शन में जा रही है वेव, वेव जेड में जा रही हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, वेव जेड में जा रही है, यानी कि ये जेड में जा रही है, जेड मतलब आई जे के चाहिए, तो कैसे मिलना चाहिए हमें के, आई क्रॉस जे करके। देखो ये भी तो याद होगा ना, आई जे और के, तो आपको के चाहिए तो आई क्रॉस जे करोगे तो वे मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं और वेव बनाते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड, और ये आपकी वेव। पहले दो का क्रॉस प्रोडक्ट करो, तीसरा मिलेगा। ई क्रॉस बी करोगे तो सी मिलेगा, बी क्रॉस सी करोगे तो ई मिलेगा, सी क्रॉस ई करोगे तो बी मिलेगा, ऐसी कहानी चलती रहेंगी। ठीक है जी, तो हमें पता है सी के में जा रहा है, तो के कब मिलेगा, जब आई क्रॉस जे करोगे। तो वेव बनाने जा रहे हैं बेटा, ध्यान से। वेव आपकी जा रही है जेड एक्सिस में, आप इसको क्या मान लो, जेड। अगर इसको जेड मानोगे तो इसे क्या मानना पड़ेगा, एक्स, और इसे वाई, क्योंकि ऑर्डर मेंटेन करना पड़ता है, ऐसे क्लॉकवाइज चलते हैं, एक्स वाई जेड। वेव इधर जा रही है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगा, एक्स में जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में, ये वाला। तो मान लो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है,
ठीक है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है आपका ऐसे, ठीक है, ये जा रहा है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आ जाएगा। पेपर में पूछ लेता ना। नेक्स्ट मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड वाई में जा रहा है, तो वो कुछ ऐसे बनाएंगे तिरछा करके, ऐसे करके, तो ये ठीक है, ये कुछ ऐसे, ये एक वेव बनेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसने कहा हुआ है ना, तो बना दी, ठीक है। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, और ये आपकी वेव आएगी। तीनों परपेंडिकुलर होते हैं बेटा आपस में, ये आपने पढ़ रखी होगी थ्योरी, हम फिलहाल क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम इज गिवन बाय, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। और फाइंड द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वेव, राइट द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले वेवलेंथ निकालनी है, तो बेटा आपको ई दिया हुआ है, सो आपको ई दिया हुआ है 6.3 cos 1.5, ये यूनिट बेटा, यूनिट को इग्नोर मारो फिलहाल के लिए, प्लस 4.5 10⁸ इंटू टी आ जाएगा, ठीक है। साथ में क्या लिखा हुआ है, आई कैप। देखो ये आई का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस में जा रहा है, एक्स में जा रहा है, ठीक है। और वो क्या कहना चाह रहा है, ये आपको पता है ई नोट होता है, तो ई नोट कितना है आपका 6.3, और ये होता है के एक्स, तो के कितना है, के है 1.5, और ये होता है ओमेगा टी, यानी कि ओमेगा कितना है आपका 4.5 10⁸। आपको क्या चाहिए, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो बेटा वेवलेंथ तो के कितना होता है, के होता है 2 पाई बाय लैम्डा, के की वैल्यू कितनी दी हुई है 1.5, तो 2 पाई बाय 1.5 इक्वल लैम्डा आ गया, ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि ऊपर बन गया 20 पाई बाय 15 इक्वल टू लैम्डा आ जाएगा। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है, ओके। तो लैम्डा की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी आपकी, ये 5 पर चला गया, 4 और 3, यानी कि लैम्डा आ जाएगा 4 पाई बाय 3 मीटर। आप पाई की वैल्यू पुट करके सोल्व कर सकते हो, लैम्डा आ गया जी। नेक्स्ट क्या पूछा हुआ है उसने, फ्रीक्वेंसी पूछी हुई है। ओमेगा पता है, ओमेगा होता है आपको 2 पाई एफ, ये ओमेगा होता है, तो ओमेगा की वैल्यू होती है 2.5 इंटू 10⁻, 4.5 इंटू 10⁸, और ये 2 पाई इंटू एफ आ गया, तो एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4.5 बाय 2 पाई इंटू 10⁸। तो ठीक है, थोड़ा सा आसान काम करना है तो क्या कर लो, पाई स्क्वायर कर लो, नीचे 2 है, पाई स्क्वायर कर दोगे, ऊपर पाई से मल्टीप्लाई कर दोगे, 8 आ जाएगा 10⁻, में पाई स्क्वायर 10 होता है, तो 4.5 10 यानी कि नीचे 20 बन गया, 10⁸ आ गया, ऊपर पाई भी तो है, डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा, ठीक है। 45 नीचे 2 और 2 जीरो आ जाएंगी, तो यानी कि ये 2 जीरो ऊपर से कट जाएंगी, तो आंसर आ जाएगा 45 पाई, और नीचे 2 है और 10⁸, ये तो बेटा वही है, आंसर तो आपका आ गया, चाहे यहां छोड़ दो चाहे यहां, पाई की वैल्यू रखकर सॉल्व करना है, आपकी इच्छा है। कंसेप्ट यही है। व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये फॉर्मूला कितने बच्चों को याद है, जो सी होता है ना वो होता है ई नोट बाय बी नोट। अगर आपने बी नोट निकालना है तो क्या करोगे, ई नोट बाय सी, और ई नोट की वैल्यू कितनी होती है बेटा, ई नोट की वैल्यू दी हुई है 6.3, और ये है 3 इंटू 10⁸,
2.1 और 10 की पावर ऊपर कितना आ जाएगा -8। ये किसका एम्पलीट्यूड आ गया बेटा, मैग्नेटिक फील्ड का। फॉर्मूले याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्या कह रहा है, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक्सप्रेशन लिखना है। तो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिखने के लिए इस सभी को मिटा देते हैं, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, ये डन हो गया। एक चीज आपको याद होनी चाहिए, यहां आता है मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड कितना है 2.1 10 की पावर -8। दोनों का फेज सेम होता है तो ये सारी चीज क्या आएगी, सेम आएगी, इसमें कोई फर्क आने वाला नहीं है। लेकिन वेव किधर जा रही है, कोई बच्चा बता सकता है वेव किधर जा रही है? देखो यहां y है तो वेव y में जा रही है, लेकिन यहां प्लस का साइन है तो y कंसीडर करते हैं माइनस। ठीक है, अगर यहां माइनस होता तो कंसीडर करते प्लस, ये याद रखना है, ठीक है ना। तो अगर यहां y है तो वेव की डायरेक्शन यहां से पता चलती है। यहां z लिखा होता तो मैं z में बोल देता, x लिखा होता मैं x में बोल देता, लेकिन अगर यहां प्लस है तो माइनस लिखना है, माइनस है तो प्लस लिखना है। तो यहां प्लस है तो y मेरा जा रही है, जो y है वेव है, सॉरी वेव किधर जा रही है -y यानी कि -j। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जा रहा है I में। ठीक है, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है कि मैग्नेटिक फील्ड किधर जाएगा। अभी आज मैंने बताया है EBC, दो की डायरेक्शन पता है, वेव की पता है, ई की पता है। तो वेव की पता है और ई की पता है, वेव और ई की डायरेक्शन पता है, बी की चाहिए, यानी कि इन दोनों तीनों से काम चलेगा। तो C क्रॉस E करना पड़ेगा, तो -j क्रॉस I। तो j क्रॉस I करने से IJ के, तो j क्रॉस I करना है बेटा। अगर इधर जाते हैं तो प्लस का लेते हैं, इधर जाते हैं तो माइनस का लेते हैं। तो j क्रॉस I माइनस का k आएगा, एक माइनस पहले लगा हुआ है, आंसर क्या आ जाएगा प्लस का k। तो जो वेव की डायरेक्शन आएगी वो प्लस का k, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड प्लस का k, यानी कि z एक्सिस, ये लिख दोगे। तो ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक अच्छा न्यूमेरिकल है इस चैप्टर का। सब कुछ बेटा बता देते हैं इस चैप्टर में इसके जरिए। चलो जी, नेम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद देयर वेवलेंथ रेंज विच आर यूज्ड फॉर। देखो एफएम रेडियो ब्रॉडकास्ट में कौन सी यूज होती है, नेम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देयर वेवलेंथ, वेवलेंथ रेंज भी लिखनी है, तो यहां रेडियो वेव यूज होती है। और रेडियो वेव की जो वेवलेंथ थी लैम्बडा ग्रेटर देन था 0.1 मीटर, अगर आपको याद आया होगा। डिटेक्शन ऑफ फ्रैक्चर इन बोन, बोन की फ्रैक्चर में बेटा कौन सी होती है, एक्सरे यूज होती है। एक्सरेज की जो वेवलेंथ थी वो मेरे ख्याल में थी 10 की पावर -3 नैनोमीटर टू 1 नैनोमीटर, आई थिंक यही थी। ठीक, ओके। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ मस्कुलर स्ट्रेन। मस्कुलर स्ट्रेन में बेटा ये कौन सी यूज होती थी, आज ही बताया था मैंने, वो होती थी इंफ्रारेड वेव। इंफ्रारेड वेव की वेवलेंथ आती थी विजिबल से नीचे, यानी कि जो लैम्बडा आती थी वो 700 नैनोमीटर टू 1 मिलीमीटर आती थी इंफ्रारेड की। ठीक है जी, ओके, ये हो गया। यूज भी विच आर यूज, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्या है, द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ऑफ्टन कोरिलेटेड विद द कैरेक्टरिस्टिक साइज ऑफ सिस्टम दैट रेडिएट। ये कहता है कि जो वेवलेंथ है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, वेवलेंथ वो रिलेटेड होती है जिस सिस्टम से प्रोड्यूस होती है। वो एग्जांपल के तौर पर अगर हाथी का बच्चा बड़ा होता है तो हाथी भी तो बड़ा है जिससे वो पैदा हो रहा है, ठीक है ना। तो जिस चीज से जो चीज बन रही है उसका साइज उसी के कंपैरिजन में है, कहते हैं ये चीज आप एक्सप्लेन करो थोड़ा सा। तो
गिव 2 एग्जाम्पल टू जस्टिफाई। देखो तो पहले के लिए ए के लिए क्या लिख सकते हैं बताना। सबसे पहले एक्सरे कहां से प्रोड्यूस होती है, प्रोड्यूस्ड बाय न्यूक्लियस। एक्सरे की वेवलेंथ क्या होती है, स्मॉल, न्यूक्लियस। सो वेवलेंथ ऑफ एक्सरे इज स्मॉल, न्यूक्लियस इज, हाँ ठीक है, एक्सरे गामा रे, एक्सरे या गामा रे होती, सॉरी बेटा गामा रे होती है, गामा रे। सो गामा रे, वेवलेंथ गामा रे इज स्मॉल एंड साइज ऑफ न्यूक्लियस ऑल्सो स्मॉल, मतलब इक्वल साइज का होता है। नेक्स्ट आप सी पर लिख सकते हो रेडियो वेव। रेडियो वेव कहां से बनती है बेटा, रेडियो वेव बाय रैपिड एक्सेलरेशन और डीएक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटीना ना, एरियल बोल देते हैं। अब एरियल का साइज भी क्या होता है, बड़ा होता है, और रेडियो वेव की वेवलेंथ भी क्या होती है, बड़ी होती है। तो वही उन्होंने बताया है, अगर वेवलेंथ कम है तो जिससे वो बन रही है उसका साइज भी क्या होगा, कम होगा, छोटा होगा। अगर वेवलेंथ का साइज बड़ा है तो वो जिससे बन रही है उसका साइज भी क्या होगा, बड़ा होगा। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट है लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो ब्रॉडकास्ट यूज शॉर्ट वेव बैंड। ये रेडियो वेव में होते हैं बेटा शॉर्ट वेव बैंड। तो जो यही क्यों यूज करता है, वाई, ठीक है ना। तो लिख सकते हो बी का, बिकॉज आइनोस्फीयर रिफ्लेक्ट दीज वेव। अब मान लो हमें सैटेलाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी, मान लो मैंने यहां से सिग्नल यहां भेजना है, तो यहां से रेडिएशन भेजेंगे, आइनोस्फीयर से टकराएगी और वो इसको रिफ्लेक्ट कर देगा, तो यहां से वेव वहां चलेगी, ठीक है ना। इसलिए हमें सैटेलाइट की जरूरत नहीं पड़ती, तो इसलिए ये यूज करते हैं। ऑप्टिकल एंड रेडियो टेलीस्कोप आर बिल्ट ऑन द ग्राउंड बट एक्सरे एस्ट्रोनॉमी इज पॉसिबल ओनली फ्रॉम सैटेलाइट। देखो कहते हैं जो विजिबल लाइट है या रेडियो वेव वो तो ग्राउंड पर ही हम बना लेते हैं, एक्सरे के लिए हमें सैटेलाइट की जरूरत पड़ती है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि जो एक्सरे है ना, एक्सरे, ठीक है ना, एब्जॉर्ब बाय एटमॉस्फेयर। एक्सरे को ग्राउंड पर बनाएंगे ना तो उसको एटमॉस्फेयर ही अब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, ट्रैवल ही नहीं कर पाएंगी, ठीक है ना, ज्यादा दूर तक। और जो हमारी विजिबल लाइट होती है, विजिबल एंड रेडियो वेव कैन पेनिट्रेट इट, एटमॉस्फेयर को पेनिट्रेट कर देती हैं, ठीक है ना, कैन पेनिट्रेट द एटमॉस्फेयर, वो उसको पेनिट्रेट कर देती हैं। बस यही रीजन है और कोई लंबी छोटी बात है नहीं। नेक्स्ट है नेम द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच आर ऑल्सो नोन हैज हीट वेव। किसको बोलते हैं बेटा, इंफ्रारेड को। कौन सी, अब्जॉर्ब बाय ओजोन लेयर। ओजोन लेयर किसको अब्जॉर्ब करती है, अल्ट्रावायलेट यूवी रेज को। ये दोनों हो गए, ठीक है ना। इसके पहले का पार्ट आ जाएगा हीट वेव, किसको बोलते हैं, इंफ्रारेड को। और अब्जॉर्ब कौन सी होती है ओजोन लेयर से, अल्ट्रावायलेट, ये होगी। राइट ब्रीफली वन मेथड ईच ऑफ प्रोडक्शन एंड
डिटेक्शन ऑफ दीज। तो सबसे पहले का आंसर आएगा ए के फर्स्ट का क्या आएगा, इंफ्रारेड वेव, और सेकंड का आएगा यूवी रेज। अब बी पार्ट में क्या पूछा, ये बनती कैसे हैं? इंफ्रारेड तो मैंने बता ही दिया बेटा, हॉट बॉडीज से बनती हैं। और अल्ट्रा वायलेट रेज कैसे बनती है, सेकंड वाली यूवी प्रोड्यूस्ड बाय सन से बनती हैं। और एक वेल्डिंग आर्क होती है ना, वेल्डिंग आर्क, उससे बनती है। ये बेटा जो वेल्डिंग नहीं करते, वेल्डिंग करते हैं, लोहे की वेल्डिंग करते हैं, उसमें जो रेज प्रोड्यूस होती है वो भी कौन सी होती है, अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं। ठीक है, ओके। एनसीईआरटी की वो एक टेबल कर लेना बेटा, उसमें लगभग आपको मेथड ऑफ प्रोडक्शन दिए हुए हैं, वो हो जाएगा। ठीक है। डिपेक्ट अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेटिंग अलोंग एक्स एक्सिस, राइट द एक्सप्रेशन फॉर इट ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। डिपिक्ट अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमने करनी है प्रोपेगेटिंग अलोंग एक्स एक्सिस, राइट द एक्सप्रेशन फॉर इट्स ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक। एक्स एक्सिस में बेटा वेव जा रही हैं, ठीक है, जैसे अभी बनाई थी। अगर वेव एक्स एक्सिस में जा रही हैं, इधर एक्स, इधर क्या मान लेंगे बेटा वाई, और ये क्या आ जाएगा जेड, ऐसे। और ये ऐसे, ये आपका वेव है ना, वेव किधर जा रही है बेटा, एक्स में जा रही है। तो बस ये याद रखना, ई बी सी, ई बी सी, ई बी सी, वेव एक्स में जा रही है, यानी कि ये आपको एक्स आना चाहिए, यानी कि आई कैप आना चाहिए। तो आई कैप ई क्रॉस बी से आना चाहिए, आई जे और के, आई आना चाहिए, तो जे क्रॉस के कर देंगे, ये जे हो जाएगा और ये के हो जाएगा। यानी कि वाई में जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और इधर जाएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है जी, ये बन गई, क्या दिक्कत है। और ये आ गई जी, ठीक है, ये वेव बन गई आपकी। एक्सप्रेशन लिखना है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या लिखोगे, E इक्वल टू ई नॉट साइन एक्स एक्सिस, राइट द एक्सप्रेशन फॉर इट्स ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक। ठीक है, और कुछ दिया नहीं हुआ, साइन ओमेगा टी। अब वेव एक्स में जा रही है ना, कि एक्स पॉजिटिव एक्स में जा रही है, तो यहां नेगेटिव लिखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रहा है, वाई में, तो यहां क्या लिखेंगे, जे लिखेंगे। और मैग्नेटिक फील्ड लिखने के लिए क्या करोगे, यहां पर बी नोट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। अगर नेगेटिव एक्सिस में जाती है बेटा, यहां पॉजिटिव लिखते ही। अब मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा है, जेड में, आई जे और के आ जाएगा। ये एक्सप्रेशन हो गया इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के लिए। राइट 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बेटा ये पीछे लिखवाई हुई है, वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच आर प्रोड्यूस बाय द फ्लोइंग। रेडियो एक्टिव डीके से बेटा क्या बनता है, आज ही बताया है, एक्सरे बनती है, रेडियो एक्टिव गामा रे बनती है, गामा रे बनती है। रेडियो एक्टिव डीके से क्या बनती है, गामा रेज। कहीं मैंने अगर एक्स बोल दिया हो ना, समझ जाना, गामा रेज बनती है। कहीं माइंड से स्किप हो गया होगा, शायद कहीं मैंने यूज किया होगा, कहीं यूज किया होगा मैंने, गामा रे प्रोड्यूस बाय, ठीक, कहीं ना कहीं मैंने यूज किया होगा। ओके,
एक्सरे के बारे में क्वेश्चन था ना एक, कैसे बनती हैं एक्सरे। ओके, ये बेटा मैंने गलत करवाया था, ये वाला। यहां से एक्सरे नहीं बनेगी बेटा, ये गामा रे बनेगी, तभी मैं कहूं कहीं गड़बड़ थी, कहीं थी गड़बड़, ठीक है ना। तो गामा रे यहां से नहीं बनती, सॉरी एक्सरे। एक्सरे आप एक्सरे ट्यूब से बोल सकते हो, एक्सरे ट्यूब। वो कई होता है ना 2+3 6 बोल देते हैं, पता नहीं होता कई बार, तो वही काम हुआ है, एक्सरे ट्यूब से बनती है, ठीक है। रेडियो एक्टिव डीके से कौन सी रेज बनती है बेटा, आपकी गामा रेज बनती हैं, ठीक है। तो ठीक है, रेडियो एक्टिव डीके से कौन सी रे बनेगी बेटा, गामा रेज बनेगी। और नेक्स्ट कौन सा है, हॉट बॉडी, सॉरी वेल्डिंग आर्क से क्या बनेगी, अल्ट्रावायलेट बनेगी। और हॉट बॉडी से कैसी बनती हैं, इंफ्रारेड बनती हैं। और राइट वन यूज ईच ऑफ दीज वेव, एक एक यूज बताना है, ठीक है। गामा रेज का यूज बता सकते हो, ट्रीटमेंट टू कैंसर, ठीक है ना। एक्सरे का भी यूज करते हैं स्किन कैंसर में, यूवी रेज का टू प्यूरिफाई वाटर। हॉट बॉडीज होती है इंफ्रारेड वेव्स, ठीक है ना, इन मस्कुलर स्ट्रेन एंड बस खत्म, ये आ गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ वेवलेंथ λ1, λ2 एंड λ3 आर यूज्ड इन रडार सिस्टम, वाटर प्यूरिफायर एंड टीवी रिमोट स्विचेस रिस्पेक्टिवली। आइडेंटिफाई दीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखो रडार सिस्टम में कौन सी यूज होती है, पहला रडार सिस्टम में यूज होती है, रडार में यूज होती है माइक्रोवेव। और नेक्स्ट वाटर प्यूरिफायर में कौन सी होती है बेटा यूज, वाटर प्यूरिफायर्स में होती है अल्ट्रावायलेट। और टीवी रिमोट में होती है इंफ्रारेड। ये सारे यूज याद रख लेना, क्वेश्चंस के जरिए आपका चैप्टर बेटा रिवाइज हो रहा है, ठीक हो गया। आइडेंटिफाई दीज हो गया, राइट वन सोर्स ऑफ ईच ऑफ देम, इनके सोर्स बताने हैं, ठीक है ना। माइक्रोवेव का सोर्स बताना है आपने, ठीक है ना। और यूवी का सोर्स बताना है, बता भी रखा है सन होता है। टीवी रिमोट इंफ्रारेड का सोर्स बता रखा है आपको, हॉट बॉडीज होता है। लेकिन माइक्रोवेव का जो सोर्स होता है वो क्लेस्ट्रॉन ट्यूब होती है, ठीक है ना। अगर आप माइक्रोवेव का सोर्स देखोगे ना, माइक्रोवेव का जो सोर्स होता है बेटा वो क्लेस्ट्रॉन ट्यूब होती है। वो एक टेबल दी हुई है, मैं कहता हूं बेटा याद कर लेना ढंग से, क्वेश्चन वहीं से बन जाएगा, कौन सी कहां से बनती है आपका कोई डाउट नहीं रहेगा। एक टेबल दी है एनसीईआरटी में, बाकी तो बेटा हो गए, ठीक है। आइडेंटिफाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच आर यूज्ड, बेटा कितनी बार कर लिया, रडार सिस्टम, ठीक है ना। रडार सिस्टम में कौन सी होती है, माइक्रोवेव। फोटोग्राफिक प्लेट में कौन सी होती है, इफेक्ट ऑफ फोटोग्राफिक प्लेट, ठीक है ना। अल्ट्रावायलेट यूज होती है शायद, फोटोग्राफिक प्लेट, ओके। आर यूज्ड इन सर्जरी, सर्जरी में बेटा जो यूज होती है वो होती है आई सर्जरी, यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज सर्जरी में यूज होती हैं। और देयर फ्रीक्वेंसी रेंज आपने लिखनी है, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी रेंज मैंने आपको वेवलेंथ की रेंज बताई हुई है लिखवानी, तो आप बड़े आराम से इस फॉर्मूले का यूज करके फ्रीक्वेंसी रेंज लिखनी है तो क्या लिख देना बेटा, c/λ, ठीक है। तो मेरे ख्याल में डन हो जाएगा। ठीक है, डन हो जाएगा, हो गया डन ये, ठीक है। अरेंज द फ्लोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। बेटा ये तो कोई क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंसी की असेंडिंग ऑर्डर में इंक्रीज हो रही है फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे, सबसे कम किसकी होगी, रेडियो की। तो सबसे पहले क्या लिख दो,
रेडियो, देन उससे बड़ी कौन सी होगी, रेडियो से बड़ी आप माइक्रो लिख सकते हो, माइक्रो से बड़ी कौन सी होगी, एक्सरे होगी, देन गामा होगी, ये आ जाएगा। और सबके यूज बताने हैं, राइट टू यूज ऑफ एनी टू ऑफ दीज रेडिएशन, चार में से किन्हीं भी दो के दो दो यूज बता दो, तो वो तो बता सकते हो बेटा, अभी सारे करवाए हुए हैं, ऑलरेडी आपने कर लिए होंगे, वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ठीक, इसके अलावा दो क्वेश्चन और रहते हैं, आपका चैप्टर ऑलमोस्ट डन हो जाएगा। ठीक है जी, क्या कह रहा है, अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C is being charged by connecting it across a DC source along with ammeter. Will the ammeter show a momentary deflection during the charging process? If so, how would you explain these momentary deflection and the resulting continuity of current in the circuit? Write the expression for current inside the capacitor. बेटा ये ना मैक्सवेल ने एक्सपेरिमेंट दिया था, क्या कहता था, एक कैपेसिटर लिया, हालांकि 7th चैप्टर में मैंने आपको बताया हुआ है कि जो कैपेसिटर होता है ना वो डीसी को ब्लो कर देता है, कैपेसिटर डीसी को ब्लो कर देता है। मान लो ये डीसी लगाई थी, कैपेसिटर डीसी को ब्लो करना है, बट आफ्टर चार्जिंग, जब चार्जिंग हो जाती है तब डीसी को ब्लो कर देता है। और डीसी सोर्स लगाया हुआ है, विल एमीटर शो मोमेंटरी डिफ्लेक्शन, हाँ अगर एक एमीटर भी लगाया हुआ कहीं तो क्या एमीटर में डिफ्लेक्शन होगा, जी एमीटर में भी डिफ्लेक्शन होगा फॉर सम टाइम, विल द एमीटर शो, ठीक है, इफ सो हाउ वुड यू एक्सप्लेन दीज मोमेंटरी डिफ्लेक्शन, तो क्या लिखोगे आप, इन स्टार्टिंग चार्ज ठीक है, ओके एक्सप्लेन करना है, तो इन स्टार्टिंग चार्ज फ्लो इन द सर्किट अंटिल कैपेसिटर जब तक कैपेसिटर फुली चार्ज्ड, अंटिल कैपेसिटर बिकम फुली चार्ज्ड, जब तक कैपेसिटर फुली चार्ज तब तक करंट फ्लो करेगा। ठीक है, और आफ्टर चार्जिंग कैपेसिटर ब्लॉक दी डीसी करंट, ठीक है, राइट द एक्सप्रेशन ऑफ करंट इनसाइड द कैपेसिटर, तो जब, ठीक है, देखो एक बात और भी उसने कही थी, अगर करंट फिलहाल चल रहा है ना तो बाहर करंट IC होता है, कंडक्शन करंट वायर में जो फ्लो करता है वो कंडक्शन करंट होता है, और जो इसके अंदर होता है वो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है। ठीक है, दोनों करंट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, उसे बोलते हैं कॉन्टिन्यूटी ऑफ करंट। तो यानी कि जो IC है इक्वल टू ID होता है, दोनों इक्वल होते हैं। ओके, और ये जो ID होता है किसके इक्वल होता है, एप्सिलॉन नॉट d फाई E बाय dt, इसके इक्वल आता है बेटा, ये डिस्प्लेसमेंट करंट होता है। अब रही बात इस क्वेश्चन में, उसने क्या कहा हुआ है कि आप कॉन्टिन्यूटी ऑफ करंट को कैसे एक्सप्लेन करोगे, तो मैं इसके लिए आपको एक डेरिवेशन भी करवा देता हूं। ये एक्सप्रेशन मैंने बेटा लिख दिया है, ठीक है ना, जो उसने पूछा था। अब हम क्या करते हैं, क्वांटिटी करंट को प्रूफ करना है तो ID को लिख सकते हो एप्सिलॉन नॉट d फाई बाय dt। आप फ्लक्स को क्या लिख सकते हो, फ्लक्स को E डॉट A इंटू कोस थीटा। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां जाएगा, मान लो इधर अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इधर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव। ये प्लेट का एरिया है बेटा, ये प्लेट का एरिया है,
तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, इस एरिया के कितना एंगल बन रहा है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, एरिया का एंगल भी किधर लेते हैं, इधर लेते हैं, दोनों में एंगल कितना आ गया 90, एरिया भी इधर ही जाता है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही जा रहा है 90, और कोस सॉरी 0 0 0 0 0 कोस 0, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे थे, कोस 0। तो एप्सिलॉन नॉट ए कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, और प्लेट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये कॉन्स्टेंट होता है, कट गया, ठीक है ना, ये ए आ गया डी बाय डी टी, और सिग्मा होता है चार्ज अपॉन एरिया, एरिया कॉन्स्टेंट कट गया, तो डी फाई बाय सॉरी डी क्यू बाय डी टी, ये डिस्प्लेसमेंट करंट आ गया। और ये जो चार्ज है, इस प्लेट पर जितना चार्ज चेंज हो रहा है उतना ही सर्किट में फ्लो कर रहा है। अगर यहां पर एक साइड में 2 प्लस के चार्ज आए हैं ना, वो सर्किट से ही फ्लो होकर आए हैं, तो सर्किट में भी चार्ज कितना फ्लो कर रहा है 2। तो इसलिए इसी चीज को आप क्या बोल सकते हो, IC, दोनों करंट कैसे आ गए, इक्वल आ गए, जिसे आप कॉन्टिन्यूटी ऑफ करंट बोल देते हैं। व्हाट आर द मैग्नीट्यूड ऑफ कंडक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट करंट व्हेन इट इज फुली चार्ज्ड। जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है तब कितना मैग्नीट्यूड आता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट का। बेटा जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है ना, तो जो सेकंड पार्ट है, जब वो फुली चार्ज हो जाएगा तो IC इक्वल टू ID इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। जब फुली चार्ज हो जाता है तब कोई करंट फ्लो नहीं करता। डन। तो नेक्स्ट आ जाता है बेटा, ठीक है, ये भी कुछ वैसा ही है, एक अच्छा क्वेश्चन है। When an ideal capacitor is charged by DC battery, no current flows, कोई करंट फ्लो नहीं करता, थोड़ी देर बाद ब्लो कर देता है ना, ठीक है। However, when an AC source is used, the current flow continuously, जब AC सोर्स लगाते हो तो continuously करंट फ्लो करता है। How does one explain this based on concept of displacement current? कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट का यूज करना है, जो कि ये होता है और अब आप देखो एक चीज, यहां पर E आ जाता था, A बाहर आ गया। जब बड़ा डिस्प्लेसमेंट करंट की यूज से हम ये एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो फॉर DC क्या होगा, DC केस में जो आपका DE बाई dt क्या हो जाएगा 0, क्योंकि DC के केस में करंट कांस्टेंट फ्लो करता है स्टार्टिंग में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं होता। कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होना बंद हो जाता है जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया। एक बात बताओ मुझे, यहां पर मैंने DC करंट लगाया, इस पर पूरा चार्ज हो गया कैपेसिटर, क्या इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कम ज्यादा होगा? नहीं होगा, फुल चार्ज हो गया, नहीं होगा। तो इसलिए ये 0 आ गया। कांस्टेंट चीज का डेरिवेटिव कितना आता है 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट हो गया, DC के लिए 0 आ गया। सो ID इक्वल टू 0, तो DC करंट के लिए 0 हो गया। AC के लिए क्या होता है, AC करंट कम ज्यादा होता रहता है, कभी इधर कभी इधर तो कॉन्टिन्यूसली चार्ज फ्लो करता रहता है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज हो रहा है ना टाइम के साथ, वो 0 नहीं होता। सो ID भी 0 नहीं होगा। डन। एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर प्रोड्यूस्ड बाय ऑसिलेटिंग चार्ज, ये बताया था बेटा। हाउ फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर रिलेटेड टू ऑसिलेटिंग चार्ज। देखो ध्यान से, इसको देते हैं मिटा, ठीक, इसको मिटा देते हैं। क्या कह रहा है ये, कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे प्रोड्यूस होती है ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल से। तो कैसे लिखेंगे सेकंड के आंसर को, देखो मैं आपको समझा देता हूं, इतने तो समझदार हो ही आप। क्या है बेटा, जैसे चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करता है ना, एक ऑसिलेट चार्ज पार्टिकल क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, जो टाइम के साथ चेंज होता है। जैसे उसने एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया जो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, वो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड किसको बना देता है, फिर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड को। देखो
चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड किस ऐसे जा रहा है, मान लो ये किसको बना रहा है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड को। ये बाद में चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड किसको बनाएगा, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को। ये फिर इसको बना देगा, ये फिर इसको, ये आगे आगे चलते रहेंगे। हम कह देंगे कि वेव चल रही है। ठीक है, आपने ये लिखना है, क्या लिखना है मैं बोल देता हूं, ठीक है ना। मास्टर की इंग्लिश थोड़ी सी वीक है। क्या कहते हैं, एन ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, changing electric field produce changing magnetic field and both are perpendicular to each other and a wave propagate, ठीक है ना, which are perpendicular to the both changing electric field and changing magnetic field. That's it. ये आपने लिखना है। तो कहते हैं फ्रीक्वेंसी कैसे रिलेट करेगी, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल। तो आपने ये लिखना है लास्ट में, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटिंग चार्ज इक्वल टू क्या होती है बेटा, फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखो बेटा, ये चार्ज पार्ट ऑसिलेट कर रहा है, इसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, जितनी इसकी फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही किसकी फ्रीक्वेंसी होगी, वेव की फ्रीक्वेंसी होगी। दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सेम होती है बेटा। एंड लास्ट क्वेश्चन, इन विच डायरेक्शन डू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ऑसिलेट इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेटिंग अलोंग एक्स एक्सिस। बेटा आप खुद करोगे, अगर वेव एक्स एक्सिस में जा रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होंगे, ये ऑलरेडी करवाया हुआ है। द चार्जिंग करंट फॉर कैपेसिटर इज दिस, ये चार्जिंग करंट है बेटा। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट करंट, बेटा जितना करंट सर्किट में चार्जिंग करंट है ना, यानी कि जितना करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है ना, जितना करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में, जिसे कंडक्शन करंट बोलते हैं, उतना ही क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट। दोनों क्या होते हैं जनाब जी, इक्वल होते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 0.25 एम्पियर। डन। कहते हैं व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस बाय ऑसिलेटिंग चार्ज ऑफ फ्रीक्वेंसी 10 एंगस्ट्रॉन। जितनी फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल की होती है उतनी ही वेव की होती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की भी फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, थर्ड पार्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी आएगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 10 एंगस्ट्रॉम। ये 10 एंगस्ट्रॉम था बेटा जो भी है, ठीक है, ये आएगा। यानी कि कहने का मतलब